चलिए, हर घर तिरंगा वर्सेस दिमाग में दंगा। कुछ लोगों के दिमाग में दंगा है और तिरंगे से डर लग रहा है। हर घर तिरंगा, तिरंगा घर घर, सबको डर। किस किस को डर? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, तब तिरंगा दुनिया में भारत की शान बढ़ा रहा है। तो तिरंगे की शान से कौन कौन परेशान है? क्यों तिरंगा नहीं लहराने के 100 बहाने बनाए जा रहे हैं? देश को दंगों का डर दिखाया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा होगी तो दंगा हो जाएगा, मुस्लिम इलाकों से जाएंगे, दंगा करेंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए दंगे का प्लान है। अल्पसंख्यकों को तिरंगे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। डर गैंग एक्टिव हो गया तिरंगे के नाम पर। यह डर की दुकान फिर से खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही लोगों के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। एक बार सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। चलिए, इसलिए हम लोग आज सवाल पूछ रहे हैं भाई कि तिरंगा हर घर तो किसे किसे डर? क्यों हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल उठाए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने दंगा करा सकती है। उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तिरंगे की आड़ में अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्हीं की पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क पूछ चुके हैं कि संविधान में जरूरी नहीं है ना, फिर क्यों फहराए तिरंगा भाई? हर घर तिरंगा। असद ओवैसी कह चुके हैं बहाने हैं, तिरंगा ना फहराने के कितने बहाने। असद ओवैसी कह चुके हैं कि भैया पहले तय हो जाए कि देश का झंडा तिरंगा या भगवा है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं, मतलब तिरंगा नहीं फहराने पर आरएसएस को देशद्रोही संगठन, वो बता चुके हैं कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। वो हमको बता रहे हैं देशभक्ति क्या होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए उनके प्रदर्शन को काला जादू, याद करिए 5 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ था काले कपड़े पहनकर, यह बड़ी खबर है, बताना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त वाले जो प्रदर्शन काले कपड़े में किया गया था उसको काला जादू बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान। आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। तो कांग्रेस का प्रदर्शन काला जादू। एक और बड़ी खबर, जयराम रमेश का भी बयान आ गया है। उन्होंने अब ये स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जयराम रमेश ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री की कोई पुरानी तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि भाई काला धन तो वापस ला नहीं पाए, काले कपड़ों को बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि काले धन को लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, काले कपड़ों को जबरदस्ती मुद्दा बना। ये देखिए ट्वीट, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। जयराम रमेश, देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला जीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राधिका खेड़ा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर अजीज खान आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राधिका जी, आज भी आप काले कपड़ों में आई हैं। प्रधानमंत्री कह रहे काला जादू, 5 अगस्त काला जादू था। राधिका जी। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अमन जी? बिल्कुल क्लियर है ऑडियो, बोलिए। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो यहाँ पे कैमरा मैन है वो इसको जूम करके दिखाए,
ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तस्वीर है कुंभ में गंगा स्नान करते हुए। शायद आपको दिख गई। काले कपड़े हैं, जहां तक मैं ये रंग समझती हूँ काला है। ये हमारी देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री साहिबा है, जो अपनी महिलाओं के उत्पीड़न हो या कोई भी चीज हो रही हो उस पर कभी नहीं बोलेंगी, लेकिन पार्लियामेंट में जाके सोनिया गांधी माफी मांगो जरूर चिल्लाएंगी। अपने काम से काम नहीं रखेंगी। और ये भी काले कपड़े पहन के गंगा स्नान कर रहे हैं। और ये सारी फोटो एक कुंभ मेले की हैं। अब कौन सा काला जादू हो रहा था, मोदी जी शायद बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कोई विशेष काला जादू तो वो जाके गंगा मैया के वहां पे कर रहे थे और उनके पीछे पीछे जाके स्मृति ईरानी जी भी कर रही थी। कौन सा काला जादू था, क्या चाह रहे थे? और क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देना शोभा देता है? क्या इस समय देश को आप अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं? और क्या वो स्वयं भूल जाते हैं कि वो किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, चाहे लाखों अरबों के सूट हो जिसमें खुद का नाम गड़ाया हुआ होता है, या फिर कहूंगी काले कपड़े पहन के उन्होंने कहां कहां भाषण नहीं दिए। यूएन में भी गए थे काले कपड़े पहन के, वहां पे भी क्या कोई काला जादू कर रहे थे मोदी जी? अगर मैं तस्वीरें निकालने पे आई अमन जी, तो हजारों तस्वीरें निकलेंगी मोदी जी की। तो क्या हर जगह वो काला जादू टोना टोटका करते आ रहे थे? क्या ऐसे देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? ठीक है, शहजाद दे दीजिए जवाब भाई। देखिए, अन्यथा ना ले, परंतु चमचों के 4 लक्षण होते हैं। आधा सुनो, 1/4 समझो, 0 सोचो और चौगनी तरफ से प्रतिक्रिया दो। और इसी लक्षण के मारे यहाँ पर कुछ लोग हैं। हम तो बात कर रहे हैं, आपने ले लिया काले कपड़ों पर, परंतु जिनकी नीयत, मंशा और कृत्य काले हैं, उनसे जरा बता दे कि जब 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, मंदिर का भूमि पूजन हुआ, 500 वर्ष का एक लंबा कालखंड जिसमें कांग्रेस ने 70 वर्ष तक मंदिर को अटकाने, लटकाने और भटकाने के लिए सारे प्रपंच रचे, तो उसका विरोध किसने किया? इन काली नियत वालों ने। जब 5 अगस्त 2021 की तारीख आई तो फिर से बहाना करके उसका विरोध किसने किया? ये काली करतूतों वालों ने। जिस दिन पर हमारी 370 की धारा रूपी दीवार को गिराकर भारत का और जम्मू कश्मीर का भौगोलिक ही नहीं रूहानी एकीकरण किया गया, तो किसने काले कपड़े पहनकर काली नियत के साथ, काली मंशा के साथ इसका विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हलफनामा क्या दिया था? श्री राम का अस्तित्व नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी काली मानसिकता और काली मंशा ने क्या कहा था? कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम? ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट में जाकर दलील दी थी कि राम मंदिर मामले को टलवा दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने महंगाई की रैली में खड़े होकर कहा था हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, बोको हराम होता है, हिंदू टेरर होता है, भगवा आतंक होता है। और इसीलिए अमन जी, ये काले कपड़ों का विरोध जो सोच रहे हैं ना, ये दरअसल जिनकी नीयत, मंशा और इनकी राजनीतिक जो पूरी पृष्ठभूमि काली 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 है और काले कृत्यों से भरी है, ये आज भी समझ नहीं पाए कि क्या विषय इन्होंने उठाकर किस प्रकार से राम जी का और राम मंदिर का विरोध किया है। राधिका खेड़, आपने सुना, वो दरअसल काले कपड़ों का नहीं, वो काली नियत का, काली करतूत, काला कारनामा और काली नियत, इस वजह से उन्होंने काले जादू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कितनी झाड़ फूक कर ले, कितना ही जादू, काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब दोबारा कभी नहीं उनको मिल पाएगा। कोट अनकोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोलिए अब राधिका खेड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कुछ लोग काले कपड़े पहनकर काला जादू फैलाना चाहते थे। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। पता नहीं शहजाद जी क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते। बहुत अच्छा लगता है जब वो हिंदू धर्म के बारे में आके नेशनल टेलीविजन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अमन जी, मेरा ना अभी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता जिस तरीके के जहरीले शब्द और विलाप वो करते थे अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए, उनके फेवर में, और हिंदुओं को गाली देते थे, उनके कई वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। पर दिस डिबेट इज नॉट अबाउट शहजाद पूनावाला। ये जो डिबेट है, मैं फिर बोलूंगी, क्या इस देश, क्या बहुत अच्छी बात है ये ऐसे बार बार हंस रहे हैं? ये मुझे आप पर दुख आ रहा है, इसलिए मेरी हंसी निकल रही है। चलिए आप बोलिए। एक एक करके बोलेंगे। आप जो इंसान और जो विचार, जी फिर मैं आऊंगी। क्या इस देश में काला जादू, टोना टोटका, अंधविश्वास, और मोदी जी को इतना तकलीफ और दर्द क्यों है? स्मृति ईरानी हो, चाहे उनके अलग बड़े बड़े नेता सुषमा जी रही हो, कोई भी हो, जेटली जी हो, सबने विरोध प्रदर्शन किया था। आपको याद है ना अमन जी, सिलेंडर लेके, कभी गले में प्याज की माला, कोई सब्जी की माला। क्या
हम एक डेमोक्रेसी में नहीं रहते? अच्छा, एक क्या काम करते किसी हैं। को हक नहीं मैं है? इस पे आगे और बढ़ता हूं। क्योंकि राधिका इनको जी, ये मैं एक सवाल narrative आपसे लेता हूं। नहीं, मैं एक सवाल आपसे लेता हूं। राधिका जी, वो काले कपड़े, काला जादू, वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है। मैं एक सवाल लेता हूं आपसे सीरियसली। क्या 5 अगस्त की तारीख जो आरोप लगाया था अमित शाह की तरफ से, जो आरोप था, क्या 5 अगस्त की तारीख को इंटेंशनली चुना गया था काला दिवस मनाने के लिए? क्या ये वाकई कोई संयोग था कि पता नहीं था कि वो राम मंदिर शिलान्यास की और 370 हटाने की तारीख है? क्या वो इंटेंशनल था राधिका जी? क्या वो संयोग था या वाकई में प्रयोग था? वो पता था और जानबूझकर मैसेज देने के लिए, तुष्टीकरण वाला, अपीजमेंट वाला, जानबूझकर 5 अगस्त को चुना गया? राधिका जी। अमन जी, आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी या किसी को भी आपने ये कहते हुए सुना क्या राम मंदिर का या भगवान श्री राम का कहीं जिक्र हुआ? मैं फिर बोलूंगी, असली मुद्दा क्या है ना, आपने देश में बेरोजगारी फैल रही है, उसको एड्रेस नहीं करना, महंगाई सर पर चरम सीमा पे है, आपने उसको एड्रेस नहीं करना, देश में हाहाकार मचा हुआ है, आप रशिया से कम पैसों में खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल, लेकिन यहाँ आज सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश जहाँ नहीं, मुझे आप पर भरोसा है राधिका जी, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। तो आपने रिलीजन का अफीम देश को पिलाना है? नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं। तो ये मैं मानता हूं कि आपको पता नहीं था कांग्रेस पार्टी को कि 5 अगस्त की क्या रिलेवेंस है, मैं ये मानूं? क्या 5 अगस्त को क्या अब तारीख देख के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? क्या हर चीज के लिए तारीख देखी जाएगी? क्या देखी गई थी? कह रहे हैं जब तो पता था 5 अगस्त, क्या सेशन चल रहा है, क्या वहां पे जनता के मुद्दे, अगर राम मंदिर बना है तो क्या बेरोजगारी चली गई है? अगर राम मंदिर बना है तो क्या महंगाई कम हो गई है? वादा तो आपने किया था ना कि महंगाई नहीं होगी, मोदी जी ने तो ये भी कहा था ना, पहले कभी नहीं, कुछ ऐसा है जैसे राधिका जी, आपकी और मेरी राय अलहदा हो सकती है, लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया। राधिका जी, आपकी और मेरी राय अलहदा हो सकती है, लेकिन कोई 2 अक्टूबर को अगर काला दिवस मनाएगा तो वो इंटेंशनली बनाएगा ना, कि भाई 2 अक्टूबर वाले दिन अगर कोई बना रहा है तो उसको बताना नहीं होगा कि 2 अक्टूबर को क्या होता है। ठीक उसी तरह से मेरी नजर में हो सकता है आपकी और मेरी राय कि 5 अगस्त क्रांति 370, 5 अगस्त राम मंदिर शिलान्यास। नहीं राधिका जी, मैं आपकी मेरी राय अलग हो सकती है, लेकिन अगर कोई 2 अक्टूबर बनाएगा काला दिवस तो कहेगा कि भाई 2 अक्टूबर का क्या देश बंद हो जाएगा क्या? उसी तरह से शायद 5 अगस्त या तो पता थी मैसेज देने के लिए, आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है, इसमें बुराई नहीं है कोई। अच्छा, कुछ कहना चाहिए जल्दी से फिर शहजाद? हाँ जल्दी से। नहीं, हाँ प्लीज। मैं आपको बहुत साफ तौर से कह दूं, मैं आपको बहुत साफ तौर से कह दूं, कांग्रेस पार्टी रिलीजन की राजनीति नहीं करती है, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम वो और मैं और बहुत साफ तौर पे कहती हूँ, हम जब पूजा अर्चना करते हैं, मैं शिव जी की पूजा बहुत करती हूँ, दूध दही घी सब चीज का इस्तेमाल होता है। पूजा अर्चना पे भी तो आपने जीएसटी लगा दिया, वहां पे भी तो महंगाई बना दी। ये जो हिंदू तो के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हमारे को पूजा तक चैन से नहीं करने देना चाहते, तो ये क्या राम जी के नाम पे? मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊं, उससे पहले शहजाद एक बार बोलेंगे, और मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद भी जुड़ गए क्योंकि तिरंगा वाली डिबेट हमको करनी है। डॉक्टर रिजवान भाई भी हैं, मेरे साथ अजीज खान भी हैं, लेकिन पहले शहजाद, उनको पता नहीं था, तो 5 अगस्त इंटेंशनल नहीं था। ये आप लोगों का नैरेटिव है कि तुष्टीकरण के चक्कर में मैसेज देने के लिए कम्युनिटी को 5 अगस्त काला दिवस बनाया, ऐसा उनको इंटेंशनल नहीं था। शहजाद, मैं ये आपकी बात को कंसीड करता हूं अमन जी, जो लोग रोम भक्ति में ज्यादा लीन होते हैं ना, अब रोम भक्ति को रोम की जगह को मत पकड़ना, ये तुष्टीकरण की रोम भक्ति में जो ज्यादा लीन होते हैं उनको राम भक्ति के बारे में कम ही पता होगा, इसीलिए। और जो लोग कहते हैं ना कि तिथियों की कोई आवश्यकता या कोई अहमियत नहीं होती, तो तिथि अगर ऐसी थी तो 19 जून को कर लेते, वो तो सबसे बड़ा काला दिवस, वो तो पूरे देश के लिए, छोड़ो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा काला दिवस है, तो उसी के दिन पे कर देते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, 2 दिन की चर्चा भी पार्लियामेंट में हुई थी, उसमें ये नहीं बता पाए कि जिस जीएसटी को लेकर ये आज विरोध कर रहे हैं, उस जीएसटी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, उनका आज तक डिसेंट नोट आप ही के शो से संभवतः पहली डिबेट से मैं पूछ रहा हूं कि एक बार तो राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर का डिसेंट नोट बता दो, आज तक ये दे नहीं पाए। मतलब कि शिवजी की पूजा सामग्री पर जो इन्होंने तथाकथित टैक्स बताया है, लगा है, उस सारे में तो राजस्थान के वित्त मंत्री भी शामिल है, तो ये तो उनको उसका जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसा टैक्स उन्होंने स्वीकार किया जीएसटी काउंसिल में। पर मूलतः बात वो नहीं है, मूलतः बात ये है कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजस्थान में इनकी सरकार है, इनकी सरकार ने पता है क्या किया, बिजली जो है उसमें भी धर्म देखकर कि देखिए रोजा का समय है, रोजेदारों को बिजली अनइंटरप्टेड दी जाएगी। उस समय पर नवरात्र भी चल रहे थे, पर नवरात्र का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, पहले आया था ऑर्डर, आप ठीक कह रहे हैं, हाँ, वो तो ऑर्डर वापस ले लिया था।
तो ये अगर इसको आप समझ रहे हो ना कि ये इनोसेंट मिस्टेक है, ये इनोसेंट नहीं है, ये ना इग्नोरेंट है, ये इंडल्जेंट है, इंडल्जेंट इन द एक्शन ऑफ तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण से दो संदेश साधने थे। कहना तो था चेहरा लगाकर कि देखिए ये तो महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, बेरोजगारी पे होती तो राजस्थान में कर लेते, 29% है। परंतु जब पर्दा गिरता है उस बेरोजगारी के तथाकथित आंदोलन पर, जब उनका हिजाब निकलता है तो पीछे जो चेहरा निकलता है वो हिंदू विरोध का ही। अन्यथा ये देखिए बयान है मणिशंकर अय्यर का, कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, इनको बता दीजिए कि कौन सीरीज से? है वो बहुत नहीं तो सीरीज ही है और ये सीरीज की डॉक्टर अजीज कंटिन्यूएशन। खान और रिजवान अहमद, आप दोनों के पास आऊंगा। पहले डॉक्टर अजीज खान, जो डिबेट है तिरंगे को लेकर, जो स्टेटमेंट है सौम्य प्रसाद मौर्य का कि दंगा हो सकता है, तिरंगा यात्रा अगर मुस्लिम इलाकों में जाएगी तो ये लोग साजिश करेंगे, तिरंगा को नीचे गिराएंगे, उस पर चले, कुछ वो साजिश हो सकती है। उसके बाद अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट, उसमें भी उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए दंगे का प्लान हो सकता है। तो मतलब ये तिरंगा यात्रा से दंगा कैसे पॉसिबल है? ये डराना नहीं है क्या? डॉक्टर अजीज खान। देखिए अमन जी, ऐसा है, देखिए अमन जी, दो तीन बातें हैं। हाँ। अभी जो बातें निकल करके आई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात रखी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात रखी, देखिए इतिहास रहा है, आपने खुद इस बात को समझा है कि बीजेपी का इतिहास रहा, वो दंगा कैसे करवाया जाए और किन किन बहानों के माध्यम से दंगा करवाया जाए, मुझे लग रहा है ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। भाई थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा इको ठीक करवा दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो स्टेटमेंट दिए गए, भाई इससे पहले दंगा हुआ है, तिरंगा यात्रा के नाम पे दंगा हुआ और इतिहास रहा है। और अगर वो इतिहास दोबारा होने की संभावना है, मुझे लग रहा है इसमें इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। की वजह से दंगा कहां? क्यों कासगंज में नहीं हुआ? वो तो चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी तिरंगा निकालने की वजह से। दंगा नहीं था वो, मर्डर था। बिल्कुल हत्या हुई, एक ही मरा था वो, दंगा नहीं था वो तो मर्डर था। आप मुझे बोलने दे। चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी, था चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी की लगातार चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से। साजिशन दंगा हुआ मुस्लिम इलाके से मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। अरे भाई बोलने दीजिए। नहीं, गलत। आप चंदन गुप्ता की मतलब आप अपमान कर रहे हैं। क्या तिरंगा यात्रा नहीं था? तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से उसको मार दिया गया था मुस्लिम इलाके में। तिरंगा यात्रा नहीं निकाला गया था। चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से मार दिया गया था। वहां दंगा नहीं हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो फिर निकालना छोड़ दे मुस्लिम इलाके से तिरंगा यात्रा। मुझे नहीं देखिए एक बात समझे, चाहे वो मुस्लिम एरिया हो चाहे वो हिंदू एरिया हो, बिल्कुल तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, लेकिन जो सद्भावना है उसे बिल्कुल बरकरार रखने से सद्भावना बिगड़ जाती है। यहाँ इंटेंशन गलत है, इंटेंशन गलत है, विचारधारा गलत है, सोच गलत है। हमारे नेता ने सोच की बात की है कि बीजेपी की हमेशा सोच रही है कि दंगा करवाया जाए इस मुल्क में, इस मुल्क में भाई को भाई से लड़ाया जाए, आपसी ना इत्तेफाकी बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बीजेपी का इतिहास ये रहा है, बीजेपी का कल्चर ये रहा है। क्या बात करते हैं आप? यही सच्चाई है। आज हर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है, हम उसका सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करना भी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम बिल्कुल सम्मान करना। 45 मिनट है डिबेट में, 8:15 हो रहे हैं। 45 मिनट में मुझे आप समझा दे कि तिरंगे से दंगा कैसे होगा? मतलब तिरंगा तो देशभक्ति का, ये तो धर्म के परे है। मुसलमान हिंदू मुसलमान को जोड़ता है तिरंगा, तो ये तो देश है हमारा। आप कह रहे तिरंगे से दंगा, तिरंगा यात्रा से दंगा होता है, तिरंगे से दंगा होता है, कैसे होता है? आप मुझे अगर बता दे। 45 मिनट है आपके पास, मैं चुनौती दे। बस मुझे 20 सेकंड दे दे, मैं समझा दूंगा। देखिए अमन जी, बहुत सीधी सी बात है। देखिए हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। हर घर तिरंगा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि आज हमारा मुल्क जो आजाद हुआ है, 75 साल हो गए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। अरे सुनिए ना मेरी बात। भाई आप बोलेंगे तो मुझे कैसे बोलने का मौका मिलेगा? लेकिन बीजेपी बहाना ढूंढती है, रास्ता ढूंढती है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, शहजाद जी भी बैठे हैं, वो जवाब दे। नहीं अजीज भाई, सारा प्रोटोकॉल निकाला गया, सारी बातें बताई गई, हर घर। अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना, कंप्लीट करने दीजिए आप। तिरंगे से दंगा कैसे? अरे भाई बात तो सुने सर, आप मुझे बात तो कहने दे। तिरंगा दंगा मैं वही बता रहा हूं, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं और शहजाद जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि तिरंगा घर घर लगाया जाएगा,
तो उससे ये दंगा हो बताइए जाएगा। उसको रिकलेक्ट कैसे किया जाएगा, नहीं, रिस्टोर गलत। कैसे किया जाएगा, वो अलग रिस्टोर topic है। कैसे किया वो जाएगा, अलग topic क्या है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल जारी किया? मुझे नहीं इसको पता, इससे इसके भी लिए कोई appeasement प्रोटोकॉल होता है जारी क्या? किया? लेकिन क्या मैं डॉक्टर तिरंगे का रिजवान अपमान अहमद होगा, पैर के नीचे डॉक्टर पड़ेगा, रिजवान अहमद का- तिरंगे को आप डिस्ट्रॉय करेंगे? ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसके बाद उसके एक लिए बहुत क्या आपने महत्वपूर्ण कानून, चीज सुनाना उसके लिए चाहता क्या हूं। आपने प्रोटोकॉल जारी किया? ठीक है डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे तिरंगे, ये तो तिरंगा ना फहराने के 100 बहाने हैं, खैर वो अलग है। मुझे जानना तिरंगे से कैसे दंगा हो सकता है? तिरंगे से जी दंगा शुक्रिया। होता है? जैन वंदे डॉक्टर मातरम। रिजवान अहमद। पहले भी बैठ के काले कपड़े की बातें सुन रहा था, पर वो पॉलिटिकल थी, तो सीधे आपके जवाब पर आ जाता हूं, ठीक सर। वरना लंबी बाइट हो जाएगी। देखिए, वो कहावत है ना कि हिना धीरे धीरे रंग लाती है। पहले भारत माता की जैसे परेशानी थी, फिर जब टीकाकरण हो रहा था तो मोदी जी की तस्वीर से परेशानी थी। अब भाई भारत माता की जय भी नहीं है, मोदी जी की तस्वीर भी नहीं है। वो तो नहीं कह रहे कि तिरंगे के साथ मेरी फोटो लगाओ। अरे भाई, जो समझ में आए वो तिरंगा लगा लो डीपी पर, जहां से तिरंगा खरीद सकते हो वो लगा लो। वो तो नहीं कह रहे कि अडानी का तिरंगा लगेगा, कि अडानी ने 10 करोड़ तिरंगे बनाए हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इन लोगों को विरोध करना है, और ये इनकी अच्छाई है कि इससे हकीकत निकल के बाहर आती है। इस तरह की चीजों से पता चलता है कि बात भारत माता की नहीं है, मोदी जी की तस्वीर की नहीं है। एक वो सांकेतिक है, औपचारिक है, लेकिन भारत से प्रेम अगर इनको दिखाने को कहा जाए, बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम दिखाया जाता है, अपने घर वालों के साथ दिखाया जाता है, माँ बाप के साथ दिखाया जाता है। अरे सबको आपको बताया कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं, पर प्रेम दिखाया जाता है ना, तो देश आपके देशभक्ति पर शक नहीं कर रहा। थोड़ा सा प्रेम दिखा दो। झंडे पर अशोक चक्र है, मोदी की तस्वीर नहीं है, पहली चीज। और अगर दंगा भड़कने की बात है तो मुहर्रम के जलूसों में भी दंगे भड़के अजीज खान भाई। तो आप टीवी पर बोल दीजिए कि मुहर्रम के जलूस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी दंगे भड़के थे। बोल दीजिए मुहर्रम के जलूस नहीं होने चाहिए, पूरा देश सुन के बोलिए नहीं होने चाहिए। वो तो होते, वो तो सेकुलर, सबसे सेकुलर है। मतलब तिरंगा यात्रा से दंगा होता है, शोभा यात्रा से दंगा होता है, रामनवमी यात्रा से दंगा होता है, कावड़ यात्रा से दंगा होता है, हनुमान जयंती यात्रा से दंगा होता है। मुहर्रम से नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो नहीं होता ना, वो तो तिरंगा यात्रा से होता है, कावड़ यात्रा से होता है, शोभा यात्रा से होता है। सेकुलरिज्म के चक्कर में इस देश को बर्बाद ना करिए आप लोग। लेकिन तिरंगे से एलर्जी क्यों चक्कर में बहुत देश को बर्बाद कर दिया, बहुत कौम को बर्बाद कर दिया। तिरंगा ना करिए। तिरंगा तो जोड़ता है भाई हिंदू मुसलमान। है। हम कहते हैं कि हमारी पहचान क्या है? तिरंगा है ना। मैं हिंदू ना अजीज खान मुसलमान है, हम दोनों की पहचान एक है। अगर आप पूछे मेरी, अमन चोपड़ा की और शहजाद पूनावाला की और राधिका खेड़ा की, हम पांचों की क्या, और रिजवान अहमद आपकी और अजीज खान, हम सबकी क्या है? एक पहचान, तिरंगा। और तिरंगा तो जोड़ता है, तिरंगे से दंगा तो हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। और जो चंदन गुप्ता वाला है ना, तो समझ में आता है। जी हाँ बोलिए बोलिए। इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इस मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे स्टेटमेंट चाहिए हम लोगों को, क्या ये सेकुलरिज्म है? अरे भाई अमन जी, मुझे जवाब देने का मौका दे। पहले शहजाद बोलेंगे बहुत देर से, उसके बाद अमन जी मुझे जवाब देने का मौका दे प्लीज। अजीज भाई आऊंगा, लेकिन पहले राधिका जी और शहजाद बोलेंगे। अमन जी जवाब टाइम देना। एक मिनट आ रहा हूं, अजीज भाई आऊंगा। शहजाद पूनावाला, तिरंगे से दंगा हो सकता है। देखिए, और आपकी इंटेंशन पर डाउट है जी, तिरंगे पर नहीं है। बोलिए आप। जिनके मन में मूलतः दंगा हो वो तिरंगे पर अडंगा करता ही है, क्योंकि इनकी मूलतः भावना क्या है कि हर घर तिरंगा नहीं, हर घर नल से जल नहीं। इनकी भावना है हर घर याकूब निकले, हर घर अफजल निकले। और ऐसी पैरवी उन्होंने पहले भी की है। आप कह रहे तिरंगा हमारी पहचान, इनकी तो एक ही पहचान, राष्ट्रपति, सेना, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सबका अपमान, ये इनकी पहचान। ये वैक्सीन को भी बीजेपी वैक्सीन कहते हैं, ये राष्ट्रपति को भी क्या कहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। ये यूपी एटीएस अलकायदा के आतंकियों को पकड़ती है तो कहते हैं मुझे एटीएस पर भरोसा नहीं। ये फिर दावत देते हैं आतंकियों को और छुड़वाने का काम करते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है अगली बार पद्म भूषण पद्म विभूषण दोगे क्या आतंकियों को? मैं आपको एक ही चीज सुनाना चाहता हूं, अमन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब हमारे अजीज भाई दे। उनका तो एक बयान तो आपने दिखाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है, इन्होंने कह दिया कि सद्भावना बिगड़ेगी। पर यह बयान एमपी का बयान है, सुनिएगा जरूर, शफीकुर रहमान बर्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं हैं। मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं। भारत तो उनका भी है।
शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि ये तो मुल्क वाले लगाए, हम क्यों लगाएंगे। मतलब आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं बड़ी सीरियस चर्चा करता हूं मंची, आपके पास आधा पौना घंटा अभी भी डिबेट में, मैं अजीज खान से पूछना चाहता हूं, अजीज खान क्या आप इस मुल्क के हैं? यदि आप इस मुल्क के हैं और तिरंगा आपका है तो शफीकुर रहमान बर्क को आप खारिज कीजिए और कहिए कि उन पे कार्रवाई होगी। पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी, वो कह देंगे वो नहीं, निजी बयान है। पर्सनल नहीं शफीकुर होती। रहमान का निजी बयान है, वो निजी बयान क्या होता है स्वामी जी? प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, अखिलेश यादव का निजी बयान है, सबके पर्सनल। तो आज अजीज खान निजी बयान देना है कि पार्टी का बयान देना है? मैं अजीज भाई जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर राधिका का कमेंट ले लूंगा। अजीज भाई बोल लीजिए जल्दी से। अजीज खान। देखिए अमन जी, अमन जी, जी ये शहजाद जो है ये हमको ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया। ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि साहब झंडे के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रध्वज क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। ये सम्मान बताएंगे हमको? अरे सम्मान वो नहीं बता सकते, सम्मान हम बताएंगे कि सम्मान क्या होता है। हमने इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है, इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और हमको ये एक सवाल ये बताएंगे। अभी रिजवान साहब कह रहे साहब मोदी जी का फोटो नहीं लगा है, जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, जो तिरंगा ना, क्योंकि आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज खान, जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, क्योंकि आरएसएस ने नहीं फहराया तो आपकी नजर में वो देशद्रोही, ठीक है? जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, ठीक? अरे खाली तिरंगा नहीं फहराया, नहीं तिरंगे का अपमान भी किया। अभी आपने बोला तिरंगा नहीं फहराया तो देशद्रोही, आप एक बार बोल दीजिए। तिरंगा अशुभ है, तिरंगा अशुभ है, ये भी कहा। आप बोल तो ये पर सवाल भी खड़ा किया। ये राधिका जी ये सवाल मेरा आपसे भी है, राधिका जी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आरएसएस को देशद्रोही कहा कि देशद्रोही संगठन जिसने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, तो जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही। राधिका जी देखिए, सबसे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये बात सत्य है कि आरएसएस जो है वो भाजपा की पितृ संगठन है। ये बात भी सत्य है कि मोदी जी स्वयं आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। ये बात भी सत्य है कि वो मोहन भागवत जी हो या आरएसएस का कोई भी ट्विटर अकाउंट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, मोदी जी के आह्वान करने के बावजूद भी चाहे वो अपने हाथ में तिरंगे की फोटो लगाए या वैसे तिरंगे की फोटो लगाए, उन्होंने नहीं लगाई। अब शहजाद जी यहाँ पे क्योंकि लोगों की क्या सुनाते हैं क्या नहीं मैं नहीं जानती, और बहुत पढ़ के आते हैं, लेकिन इस बात का उनको ज्ञान ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो नए नए भाजपाई बने हैं, नए नए उस पार्टी में गए हैं, तो ज्यादा इतिहास उनको आरएसएस का पता नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स और सबके लिए इतिहास बताना चाहूंगी। आरएसएस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 के अंक में क्या लिखा था, एंड आई कोट एग्जैक्ट शब्द, वो लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुंचे हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। और वो आगे ये भी कहते हैं कि तिरंगे के जो रंग है वो अशुभ है और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग है वो बेहद खराब है और बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द है जो भाजपा की पितृ संगठन है जिसके प्रचारक मोदी जी रहे हैं। तो यही प्रचार उन्होंने जाकर पूरे देश में भी किया होगा। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से 52 ईयर्स तक तो उन्होंने झंडा नहीं लहराया, लेकिन आज मोदी जी विश्व प्रसिद्ध हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी आरएसएस ने नहीं किया। क्या ये गलत नहीं है? ठीक है राधिका जी, ये सवाल शहजाद आप ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। बस मेरा बिल्कुल मेरे लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। बस मेरा एक सवाल आप डक कर गई शायद, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा देशद्रोही संगठन आरएसएस तिरंगा ना फहराया इस वजह से 52 साल, तो अगर तिरंगा नहीं फहराने वाले देशद्रोही होते हैं क्या? ये सवाल मैं फिर से लेकर आऊंगा राधिका जी, क्योंकि इससे कोई वोट बैंक को बुरा नहीं लगेगा, आप बोल सकती हैं, क्योंकि जो तिरंगा ना लहराए वो देशद्रोही, हमको कहना चाहिए, आप कह सकती हैं मेरे ख्याल से, और अजीज खान भी कहेंगे जो तिरंगा ना लहराए वो देशद्रोही। अगर आरएसएस देशद्रोही संगठन है 52 साल तिरंगा ना लहराने की वजह से, तो जो तिरंगा ना लहराए क्या वो देशद्रोही है क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होऊंगा, छोटा सा ब्रेक। टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कार्यक्रम चल रहा है,
वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। जिन्होंने कभी राष्ट्र के झंडे का सम्मान न किया हो, इसलिए जानबूझ करके और तमाम जो बुनियादी मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये घर घर तिरंगा का फैसला लिया है। तो हर घर तिरंगा अभियान, बार बार सीरियल अपमान, इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। और अजीज खान है मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, शहजाद पूनावाला बीजेपी से हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से और डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रिजवान भाई बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी अमन भाई, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करके बता रहा हूं। जो मोहतरमा बैठी हैं उन्होंने पूरी एक फहरिस्त पढ़ के बताई कि आरएसएस ने तिरंगे के बारे में क्या बोला था। हमारे लॉ में कहा जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम दूसरे की पूरी बात मान लेते हैं। तो मोहतरमा, मैंने आपकी पूरी बात मान ली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पर आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने एवोल्यूशन थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, रिफॉर्म थ्योरी तो पढ़ी होगी ना। चलिए यही मान लेते हैं कि धीरे धीरे भाजपा में एक अपने आप में रिफॉर्म आया, एक एवोल्यूशन आया, और इसी रिफॉर्म और इसी एवोल्यूशन की वजह से आज वो 303 सीट लेके बैठे हैं। काश ऐसा ही एवोल्यूशन और रिफॉर्म कांग्रेस में 2010 में आ गया होता, वो भी तिरंगे के साथ भगवे का सम्मान करने लगते, वो भी रोजा इफ्तार के साथ भारत माता की जय बोलने लगते, तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही ना। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें अगर भाजपा में रिफॉर्म आ गया? पहली बात। दूसरी बात, अमित भाई, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं और शहजाद भाई आपसे और अपने आप से भी, हम लोग इन लोगों से 15 अगस्त को अपने घर पर झंडारोहण करने के लिए बोली क्यों रहे हैं? क्या झंडारोहण इनका मोहताज है? क्या 15 अगस्त बिना इनके झंडारोहण किए बनाया नहीं जाएगा? अरे भाई तुम ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी, बहुत बहुत मुबारक तुमको। तुम 14 अगस्त को चांद तारा लगा लेना अगर दिल में ठंडक पड़ती है तो। मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, मैं मोदी जी की बात से खिलाफ हूं। अजीज खान साहब, आप और आप जैसे भारतीय 15 अगस्त को तिरंगा अपने घरों पर ना लगाइएगा। आप तिरंगे पर मेहरबानी करिए, आप भारत माता पे मेहरबानी करिए। बस हमने तौबा की आपसे, खत्म करिए कि लड़ाई। तिरंगे से प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं भाई बीजेपी हो सकती है क्या? तिरंगे से प्रॉब्लम नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट ना बांटे, ना कौन है कौन नहीं है वो थोड़ी ना तय करेंगे, वो है मेरे ख्याल से जवाब। लेकिन पहले शहजाद बोलेंगे, उसके बाद राधिका। ठीक है, पहले शहजाद, उसके बाद सब लगाओ। ठीक है शहजाद, पहले आप शहजाद वही सवाल लेकर आ रहा हूं आपके पास कि देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से कम देशभक्ति पर ज्ञान नहीं चाहिए, जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं लहराया। देशद्रोही संगठन से जुड़े आप जैसे लोगों से, राहुल गांधी ने कहा था ये। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। 52 वर्ष तिरंगा नहीं लहराया आरएसएस ने। आपको मैं बता दूं, जब तक कि शेनॉय कमेटी की रिपोर्ट को 2002 की कैबिनेट, वाजपेयी जी की कैबिनेट ने एक्सेप्ट करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया फ्लैग कोड में, तब तक 2002 और फिर 2004 नवीन जिंदल, कांग्रेस के ही सांसद थे, उनके केस तक किसी को अधिकार नहीं था। तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जिसने भारतीयों को ध्वज लहराने का अधिकार नहीं दिया वो कितना बड़ा देशद्रोही है। और एक ही नहीं, ये 50 वर्ष का कालखंड ही नहीं। जब हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, हमारे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जब हमारे अनुराग ठाकुर जी ये तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर 12 में पहुंचे थे 2012 में, संभवतः आपको याद होगा, तब उनको रोका गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो मैं तो कहता हूं इस पटल पर कि लहराना वहराना तो ठीक है, जिसने लहराने का अधिकार नहीं दिया वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और एक बात क्लियर कर दे, राधिका की माने या राहुल की माने, राहुल ने अभी बोला है कि जो नहीं लहरा रहा है आरएसएस वो देशद्रोही है। दीदी बोल रही है कि नहीं नहीं, लहराने पे कोई तय नहीं होता, देशद्रोही है नहीं है। तो मैं किसकी बात मानूं? तीसरी आखिरी बात, एक थोड़ी सी चुनौती देना चाहता हूं मेरे पार्टी, अमन जी प्लीज 10 सेकंड, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। मेरे पार्टी के अध्यक्ष का नाम है जेपी नड्डा, उनका परिवार संघ परिवार, सोनिया जी है,
कांग्रेस की अध्यक्षा, और अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी के। मेरे संघ परिवार, मेरे अध्यक्ष के संघ परिवार से देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार और हमारे बालाजी रायपुरकर जी ने अपनी जान न्यौछावर की तिरंगे को सम्मानित करने के लिए और स्वतंत्रता में। अब माइनो परिवार से और यादव परिवार से ये दो नाम गिनवाते जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी या बलिदान दिया। माइनो परिवार से 47 से पहले और यादव परिवार से। मैंने अपने संघ परिवार का दे दिया, और भी है, पूरी लिस्ट है, पूरी किताब है नामों की, वो नहीं गिनाऊंगा। माइनो परिवार से 2 नाम और यादव परिवार से। अच्छा, वो शहीद नहीं हुए तो फिर देशद्रोही हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा, इनका पैमाना इन पर अपना रहा हूं ना जी, कि स्वयं सेवक शहीद हुए, आजादी के लिए स्वयं सेवक बलिदान दिया। शहीद हुए, तिरंगे के लिए शहीद हुए। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि माइनो परिवार से कितने लोग शहीद हुए या लड़े, ये बता दे, और यादव परिवार से कितने लोग शहीद हुए या बलिदान दिया या उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो बता दे। नाम स्पेसिफिक बता दे। मैंने स्पेसिफिक नाम बताया, देवीपद चौधरी जी, जगतपति कुमार, आप ही के शो से ये डिटेल दी है, आप ही के शो में चल रहा था 3-4 दिन पहले, और बालाजी रायपुरकर। ये नाम झूठे तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है। अब बता दीजिए। पहले राधिका जी आप बोल लीजिए, फिर मैं अजीज भाई आपके पास आऊंगा। पहले राधिका जी, आरएसएस देशद्रोही है तो आरएसएस के स्वयं सेवकों को फांसी और बलिदान क्यों गोलियों से भून दिया गया, आरएसएस के स्वयं सेवकों को? राधिका जी। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है और शहजाद पूनावाला पे बहुत तरस भी आता है कि पहले हाथ जोड़ के रोज सुबह शाम कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठे रहते थे कि किसी तरीके से उनका कुछ हो जाए। अब वो भाजपा में चले गए क्योंकि विचारहीन हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। कभी कांग्रेस ने कभी शिवसेना को गले लगाया, कभी एमयूएल को लगाया, कभी आईएसएफ को लगाया, कभी समाजवादी को लगाया, जिसने सबको गले लगाया वो मुझ पे अब ये सुने, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मेरे को बहुत चीजें बोली गई, मेरे नेताओं के लिए बहुत चीजें बोली। माइनो परिवार से कौन बलिदान हुआ वो बता दीजिए आप। तो अब मुझे सुना जाए। ठीक है, माइनो परिवार। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे चुपचाप सुना जाए। जी, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोली, उन्होंने वेट बोलूंगी, और यही अच्छा लगता है शायद, एक-एक करके। जो ना देश को जोड़ने वाली विचारधारा के हुए, और सच बताओ तो वो अभी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के भी नहीं है, वो किसी भी विचारधारा के नहीं है जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। और इसी वजह से, इसी कारण इनको यही नहीं पता कि केस नंबर 176 नागपुर 2001 क्या था। कुछ लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए और उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था अमन जी कि उन्होंने वहां तिरंगा लहराया, जिसकी वजह से उनको कई साल जेल हुई और उन पे कार्रवाई करी गई। ऐसा क्या हो गया? तिरंगा ही कौन से साल में? बल्कि कौन से साल में? राधिका जी, मैं अपनी क्वेरी के लिए 2001 में किसकी सरकार थी? 2001 में किसकी सरकार थी? हम आरएसएस की बात कर रहे हैं क्योंकि जब ये पुलिस आपकी थी, केस सरकार आपकी थी, शायद कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। जिसकी भी हो, जब आरएसएस कंप्लेंट करेगी, कंप्लेंट नहीं, तिरंगा फहराने पर अगर केस हुआ तो सरकार आपकी थी राधिका जी। पुलिस इनकी थी। शो लंबा है, रिसर्च करिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राधिका जी, एक मिनट, मैं आरएसएस ने इसकी खिलाफत करी। राधिका जी, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ राधिका जी, मैं बोल रही हूँ उस वक्त जी 2001 में कंप्लेंट किसने करी? 2001 में किसकी सरकार थी जब एफआईआर हुई तिरंगा फहराने पर? अमन जी, कंप्लेंट किसकी थी? एफआईआर किसने कराई? क्या सरकार जाके आपके घर में क्या होता है उस पे कंप्लेंट कर देती है कि अगर कहीं कोई जाके कंप्लेंट करता है तब एफआईआर दर्ज होती है? तो पुलिस किसकी थी? आरएसएस ने जाके वो एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, आरएसएस ने एफआईआर कराई, आपने तिरंगा फहराने पर आपकी सरकार ने एफआईआर कर दी, कराई गई। ठीक है, आरएसएस ने एफआईआर कराई, आपने एफआईआर करा दी। अगर देश के नागरिक जाएंगे, जी, आप पूरा कंप्लीट करिए राधिका जी, कंप्लीट हमारे अगर कोई जाएगा और कहेगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आरएसएस वाले जाने। और मैंने आपको केस नंबर भी बता दिया है, आप अगले शो में चाहे इसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा, निकलवा लीजिए डॉक्यूमेंट, किसने क्या कंप्लेंट करी, सब साफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके मालविया साहब की व्हाट्सएप फैक्ट्री की बातें नहीं करती और बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, और आप ये जानते होंगे अमन जी। आरएसएस ने कंप्लेंट करी और उन्होंने कंप्लेंट भी वापस नहीं ली, क्योंकि उनको तकलीफ थी क्या कि युवाओं ने आकर, 3 युवाओं ने आके झंडा लहरा दिया। अरे छोड़ देते, झंडा लहरा के चले गए थे, ऐसा क्या दुख हो गया? आते, जब वहां पे आरएसएस के प्रचारक थे, उनको भी झंडे के आगे सल्यूट करना चाहिए था और भारत माता की जय और जय हिंद का नारा दे देते और उनको थोड़ी देर बाद छोड़ देते। मत करते कंप्लेंट,
उन्होंने किसी पे हाथ तो नहीं उठाया था ना, झंडा ही तो लहराया था ना। अगर इतनी तकलीफ नहीं थी लहराने देते। और कौन होते हैं मोदी जी ये आके देश में सर्टिफिकेट बांटने को कि आप राष्ट्रभक्त है कि नहीं, आप हिंदू है कि नहीं, क्या वो तय करेंगे? 8 साल ही तो वो प्रधानमंत्री हैं, कोई 70 साल से नहीं थे। राधिका जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। अमर नहीं है आप जो कह रही हैं, आपका आरोप, उनकी सरकार अमर नहीं है। आप जो कह रही हैं राधिका जी, मैं सारी चीजों से एग्री कर रहा हूं, लेकिन जो अब तक हम लोग पत्रकारिता में इतने साल हुए हैं, हम लोग जो देखते आ रहे हैं, अगर योगी सरकार में कोई एफआईआर होगी तो योगी की पुलिस पर और योगी सरकार पर सवाल उठेंगे। किसने एफआईआर कराई उस पर नहीं उठेंगे। पुलिस ने मेरिट देखा ना केस के अंदर। तो अगर आपकी सरकार ने, आप दरअसल अपने खिलाफ बोल गई गलती से, आप दरअसल अपने खिलाफ बोल गई गलती से। 2001 में आपकी सरकार थी और आपने एफआईआर करी आपकी पुलिस ही तिरंगा फहराने पर, आप गलती से बोल गई। मतलब हो सकता है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से शहजाद, फिर अजीज खान के पास आ रहा हूं। जल्दी से पहले शहजाद, जल्दी से फिर अजीज खान। वो क्या इंग्लिश में कहावत है, इफ यू गिव अ लॉन्ग रोप वन पर्सन हैंग्स देमसेल्फ। ये इसमें एक और बिंदु पता है क्या है? मतलब कि 2002 तक जो मैंने अभी बात कही, इसमें कार्रवाई करने लायक कानून थे, क्योंकि तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं था। ये तो अब कांग्रेस की प्रवक्ता ने 2 चीजें साबित कर दी। एक कि 2002 तक अधिकार ही नहीं था तिरंगा लगाने का, अगर ये सही है, और दूसरी बात कि उनकी ही पुलिस ने इसी काले कानून, जो कांग्रेस इसकी करती धरती थी, इस काले कानून के तहत इन्होंने लगाया एक कलम और उस केस को सही किया और उस केस को आगे बढ़ाया। और अगर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पुलिस नहीं चाहती तो वो केस होता ही नहीं। वो केस छोड़, अगर जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही ना ये कोई अपराध नहीं है, तो उनकी सरकार ने क्यों नहीं कहा, उनकी पुलिस ने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब कांग्रेस ही है जो तिरंगे का विरोध करती है। और इसीलिए 13 से 15 तारीख को क्या ये तिरंगा लगाएंगे? पूछे इनसे, पूछे नहीं पूछे, सारे लहराएंगे। नहीं बोलेगी वो, उसमें कोई विरोध ही नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं, विरोध थोड़ी ना होता है। चुनौती दे रहा हूं आपको, पूछ लीजिए आप। चुनौती लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। चुनौती दे रहा हूं आपको, बोलिए सोनिया गांधी के घर लगाएंगे? माइनो परिवार का कौन शहीद हुआ अभी तक नहीं बता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? पूछिए उनसे। भाई राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, तिरंगे से लड़ाई थोड़ी ना, मोदी से लड़ाई। अगर हम बोल देना ऑक्सीजन ले लो तो ये नाक बंद करके बैठ जाएंगे टीवी स्क्रीन पर। राधिका जी, एक मिनट, मुझे सही साबित करिएगा, इनको गलत साबित करिएगा। 13 से 15 तिरंगा तो उसमें मैं तो बोलूंगी। जी राधिका जी प्लीज। बहुत अजीज भाई आ रहा हूं। की बात है कि ये आदमी जो अब अपना भाजपाईकरण करा चुके हैं, जो पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो फिर बेसलेस और बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात पे टिकी हुई हूं अमन जी कि आरएसएस के जो लोग थे वहां पे, उनका नाम था जो इंचार्ज थे। राधिका जी 13 से 15 मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पे यह आरोप लग रहा है कि मेरी सरकार थी। सुनील कटले ने वहां पे कहा कि आप हमारे यहाँ पे, और उनको झुरोका, आप झंडा नहीं लहरा सकते। झंडा लहराने में इतनी तकलीफ क्यों थी सुनील कटले को? क्यों वो चाहते थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार 13 से 15 लगाइएगा, उन पे धाराएं लगवाई? दूसरी बात, शायद शहजाद पूनावाला को ये नहीं पता नहीं वो कांग्रेस ऑफिस में सुबह से शाम बैठ के, वहां पे कैंटीन में, कभी किसी कमरे में बैठ के क्या करते थे, क्या कोशिश करते थे, पर उन्होंने शायद देखा नहीं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रोज भारत का, देश का झंडा लहराता है। पर ये क्या समझेंगे? फिर बोलूंगी, विचारधाराहीन है, ना कांग्रेस के हो ना भाजपा के। कुछ दिन बाद शायद किसी और पार्टी में भी नजर आ जाए। एनीवेज वो सवाल नहीं है। 13 से 15 के बीच सोनिया गांधी के घर, हर घर तिरंगा है, हर ऑफिस तिरंगा नहीं, हर ऑफिस में तो लगता ही है राजनीतिक दल के। हर घर तिरंगा सोनिया गांधी के घर लगेगा कि नहीं लगेगा? वहां झंडा लहराता था या नहीं? अरे भाई आप बताओ ना, सोनिया गांधी का घर है पार्टी ऑफिस, मतलब पार्टी ऑफिस सोनिया गांधी का घर है। जोर नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर अजीज खान, सोनिया गांधी के घर का सवाल गोल कर गई। मैंने आपसे पहले बोला था मंजी, मैं इनके चरित्र को जानता हूँ। नहीं, वो तो कह रही है तिरंगा लहराएंगी, कहाँ उन्होंने नहीं, उन्होंने मना कर दिया। 13 से 15 साफ मना किया। वो तो कह रहे हैं 13 से 15 तिरंगा फहराएंगे। बोला है, बोलिए उनको। विचारधाराहीन लोग हैं, वो दूसरों के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए डॉक्टर अजीज खान, जो रिजवान अहमद ने सवाल पूछा था, मैं उस तरफ बढ़ूंगा। शहजाद पूनावाला ये काले कपड़े पहन के बैठ जाएंगे 15 तारीख को भी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, काले कपड़े पहन के वो पलाटी मार के बैठ जाएंगे वहां पे कि क्यों मिली हमें आजादी। चलिए अब मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जा रहा हूं। और विचारधाराहीन लोग आके नेशनल, अरे आपकी तो सारी विचारधारा है। जिस शिवसेना को आपने अक्यूज किया था दंगों का, उसके साथ जाकर मिल गए विचारधारा। जिस लोगों के बारे में कहा था 27 साल यूपी बिहार, उसके साथ जाकर मिल गए। विचारधारा मुझे सिखा रही हो। जिस डीएमके पर राजीव गांधी का हत्या का आरोप लगाया था, उसके साथ जाकर मिल गए। विचारधारा मुझे सिखाती हो। मैडम ये ट्विटर नहीं है, ये डिबेट है और ये देश है। जरा सुन के आइए और पढ़ कर आइए। ये आधा सुनना, शून्य सोचना और 4 गुना बोलना चमचों की ये फितरत है। मैं देशद्रोहियों का साथ नहीं
वैलिडिटी। ना देशद्रोही हो गए हम तिरंगा का सम्मान करें, हम देशद्रोही, और जो तिरंगे पे केस लगाए वो देशभक्त। क्या क्या द्रोही है? जो एक माइनो परिवार का एक सदस्य बता दो जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो एक विचारधारा के भारत की। सत्ता के लालच में, कुछ सत्ता का पोस्ट की लालच में जो इधर से उधर चले गए, वो क्या हमें पाठ डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, जो रिजवान अहमद ने सवाल उठाया था, मैं उस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर रिजवान भाई मैं आपके पास आऊंगा। तिरंगा यात्रा से दंगा हो सकता है, कावड़ यात्रा से दंगा हो सकता है, शोभा यात्रा से दंगा हो सकता है, रामनवमी यात्रा से दंगा हो सकता है, कासगंज हो जाता है। उन्होंने पूछा मोहर्रम से भी दंगा हो सकता है क्या? मोहर्रम की जो यात्रा देखिए, रिजवान जी ने तो यह भी पूछा और यह भी कहा कि बीजेपी रिफॉर्म कर रही है, साहब अपनी गलती को में सुधार कर रही है। तो मैं जानना चाह रहा हूं आखिर सावरकर जी की जो विचारधारा उसमें रिफॉर्म क्यों नहीं ला रही है? 2002 तक जो गलती की है उसमें रिफॉर्म कर रही है। ये कह रहे हैं कौन कौन सी रिफॉर्म करेगी, कौन कौन से गलती को एडमिट करेगी, ये देश को बताएंगे। महबूबा मुफ्ती जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, अफजल गुरु को शहीद मानती हैं, क्या देश से माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी देश से माफी मांगेगी? कंधार छोड़ करके मसूद अजहर को आई बीजेपी, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? कहां रिफॉर्म करेंगे? अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि आतंकवादियों से तो आप मिले हुए थे। आप हमेशा फंसते हैं, तो भारतीयों को मरने देते हैं, मतलब IC-814 में आप ये चाह रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि कंधार में भारतीयों को मरने देना चाहिए था, कोई स्टैंड नहीं, आतंकवादी को नहीं छोड़ना था, ये स्टैंड है आपका? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। ये क्या बात? आतंकवादियों के साथ मिल जाएंगे? कौन आता? आतंकवादियों को आप छोड़ देंगे? स्टैंड आतंकवादियों को रिहा कर देंगे? आतंकवादियों को छोड़ने के साथ हैं, तो आपने कहा क्यों छोड़ा? ये स्टैंड नहीं है। बोला क्यों महबूबा मुफ्ती से आपने गठबंधन किया, मौका परस्ती का आपने सबूत साबित किया। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं रुकिए। जो रिजवान अहमद का सवाल था, गठबंधन किया, जो रिजवान अहमद का सवाल था वो इंपॉर्टेंट है सर, वो इंपॉर्टेंट है सर। अजीज भाई, तिरंगा यात्रा से दंगा हो सकता है? एक मिनट रुकिए, और ऐसे नहीं, आपने बोला तिरंगा यात्रा से दंगा हो सकता है, हो सकता है, आपने बोला हो सकता है। एक बार बोल दीजिए मुहर्रम वाली जो यात्रा उससे भी दंगा हो सकता है, एक बार बोल दीजिए। देखिए, बोल दीजिए ना। देखिए अमन भाई, आप उसको गलत रिप्रेजेंट मत करिए। आप बोल दीजिए ना, क्या बुराई है? आपने बोला तिरंगा यात्रा से दंगा हो सकता है। हमारा, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना क्या कह रहे हैं जी। हमारा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि बीजेपी की मंशा है, अच्छा, सोच है, हमें तिरंगा यात्रा, चलिए एक बार बोल दीजिए, तिरंगा यात्रा बिल्कुल निकलना चाहिए से मुहर्रम पर भी दंगा हो सकता है। बीजेपी की सोच है, उसके सोच, उसकी मंशा पे सवाल किया जा रहा है। अजीज भाई बोल दीजिए, XYZ की मंशा से मंशा है, पर दंगा हो सकता है। बीजेपी की मंशा है और वो नहीं चाहती, बोलिए ना, वो नहीं चाहती कि मुल्क में अमन और शांति हो, वो नहीं चाहती इस मुल्क में अमन और शांति हो। बोलिए ना एक बार, आप नहीं बोलेंगे? XYZ की मंशा से मुहर्रम पर भी दंगा हो सकता है, एक बार बोलिए ना। XYZ की मंशा से मुहर्रम पर भी दंगा हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना, बोल दीजिए ना एक बार। भाई अगर बीजेपी की चलेगी, बीजेपी के चलती है, और अगर बीजेपी की सोच माने तो वो किसी भी वक्त में दंगा करवा सकती है। मुहर्रम पर भी दंगा क्या हो गया? ज़बान क्यों लड़खड़ा जाती है? किसी भी त्योहार पर दंगा करा सकती है, जब वो शोभा यात्रा पे दंगा करा सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं कम जानता हूं, आप लोग ज्यादा। कह रहा हूं ना, आप मुहर्रम पे क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं किसी भी मुहर्रम पर क्यों जा रहे हैं? आप मेरे तिरंगा पे चले जाएंगे। किसी भी त्योहार डॉक्टर रिजवान पर दंगा अहमद करा सकती है, डॉक्टर रिजवान अहमद इवेंट पे वो दंगा करा सकती है। ठीक है, दंगा कराने की मशीन है, दंगा कराने की मशीन है। ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे। अमन भाई, अभी जो मोहतरमा बैठी हैं, मैं पहली बार डिबेट में किसी दूसरे पैनलिस्ट का नाम लूंगा, वो बार बार कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मान ली बात, लेकिन वो खुद पूरे शो में बैठ के RSS को सर्टिफिकेट दे रही हैं, और शहजाद से तो मुझे वो ऑब्सेस्ड लग रही हैं। बिना शहजाद के नाम लिए वो अपना एक सेंटेंस नहीं पूरा कर पा रही हैं। And I'm finding it very weird, man. You are appearing like obsessed with Shahzad. Number 2, number 3. अजीज खान भाई, ऐसे नहीं, देखिए ऐसे नहीं। डॉक्टर रिजवान, ये मैं 1 मिनट में ऑडियो बंद कर रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर रिजवान, हाँ मैंने 1 मिनट नहीं, डॉक्टर रिजवान देखिए, ये लड़ाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ना शहजाद पर्सनल ना राधिका पर्सनल। आप सभी सम्मानित है, इस चीज को मैं इसलिए रोक रहा हूँ। नहीं, राधिका मैंने रोक दिया, नहीं। निहायती जलील एंड अनपढ़ आदमी। अरे भाई, उन्होंने गलत क्या बोला है? उन्होंने तो केवल फैक्ट रखा है भाई।
नहीं रिजवान अहमद ने क्या गलत बोला? रिजवान अहमद को क्यों यहाँ पर कोड़े बरसाया जा रहा शहजाद को लेकर ऑब्सेस्ड है। है? ये फैक्चुअल उनका असेसमेंट है, उनकी असेसमेंट नहीं किया और वो आरएसएस को सारी चीजें बोली। नहीं, वो सर्टिफिकेट बांट रही है, बोल सकते हैं वो सर्टिफिकेट, पर वो ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस के सारे लोग हैं। उनको मार्क्स मिलते हैं राहुल जी से, कौन शहजाद को ज्यादा गले क्या आता है? एक एक करके आराम से बोल लेते हैं, एक मिनट बड़ा आराम से, एक आराम से। हाँ एक मिनट राधिका जी, एक मिनट मैं हैंडल कर रहा हूँ। ऑडियो डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट क्या बोल रही है उनको डॉक्टर रिजवान अहमद? एक मिनट, ऐसे नहीं राधिका और ये डॉक्टर शब्द अपने नाम के साथ ना लगाइए, डॉक्टर शब्द की तौहीन है। ऐसे लोग आदमियों के नाम चलिए मैं आगे बढ़, छोड़ दीजिए दोनों से नहीं। एक मिनट रुक जाइए। शहजाद एक मिनट, राधिका प्लीज लेट मी हैंडल। मैंने इसलिए टोका, वो राधिका ऑब्सेस्ड हो रही है शहजाद से, वो हमको नहीं कहना चाहिए। हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आइडियोलॉजिकल है, लेकिन वो हमसे ऑब्सेस हो रही है, ऐसा ये सब नहीं कहना चाहिए। और राधिका आपके लिए भी कि शहजाद पर पर्सनल ना होए, क्योंकि उन्होंने शायद पर्सनली आप पर एक भी अटैक नहीं किया, अगर मैं गलत नहीं हूं पूरी डिबेट में। ना मैं करता हूं, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको बहुत नहीं आप पर पर्सनल नहीं किया राधिका, कि आप कहां पर थी, कहां नहीं थी, कौन सी पार्टी में क्या नहीं, पर्सनल नहीं करना चाहिए, इसलिए सब हो जाता है, हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लोग सब राधिका जी, आप भी सीनियर है, पर्सनल इशू पे बात नहीं करी है, ये विचारधारा और चलिए ठीक शहजाद आ रहा हूँ रिजवान जी आ रहा हूँ देखिए चलिए एक मिनट शहजाद आ रहा हूँ रिजवान जी। अच्छा एक मिनट पहले, हाँ एक मिनट शहजाद एक करके आराम से। रिजवान जी आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, रिजवान जी आ रहा हूँ शहजाद। देखिए सबसे पहले तो मैं टॉपिक पे बोल देता हूँ। एग्जैक्टली, हमें ये सब नहीं ना, वो किससे ऑब्सेस हो रही है, वो आपसे, ठीक है, अगर कोई नहीं, पर अच्छा नहीं लगता ना किसी को पर्सनली बोलना चाहिए। और डॉक्टर रिजवान ने केवल एक फैक्ट को बयान किया था, पर बहरहाल वो छोड़ देते हैं अभी इस विषय को। जो आरएसएस को देशद्रोही कहता है, आ रहा हूँ रिजवान जी, आ रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर रिजवान का गुस्सा बिल्कुल जायज है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, परंतु मैं फैक्ट पे आना चाहता हूँ। पर मैं डॉक्टर रिजवान के पूरे तरह से साथ खड़ा हूँ, उनके साथ अन्याय हुआ। पर मैं देखिए, मैं डॉक्टर रिजवान जी संभवतः ये बात कहेंगे, मैं वो बात को रखना चाहता हूँ। हाँ देखिए, जो आरएसएस को देशद्रोही कहता है, देखिए एक सेकेंड दीदी, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया है, मैं केवल माइनो परिवार के विषय में बोलता हूँ। अब देखिए राधिका, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, मैंने इसलिए बीच में टोका, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, मैं न्यूज़ 18 का स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। राधिका एक मिनट ऑडियो बंद करिए, मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूं न्यूज़ 18 का, और मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं। जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा कि राधिका शहजाद को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो गलत स्टेटमेंट था। वो हम उस स्टेटमेंट को इसलिए मैंने बंद किया, वो मैं उसको डिसोन करता हूं, और वो गलत स्टेटमेंट था। ठीक है, ये न्यूज़ 18 का स्टैंड है राधिका, इसलिए मैंने ऑडियो बंद करा। चलिए हम आगे, ठीक है ना, हम पर्सनल नहीं हो सकते हैं, कौन किससे ऑब्सेस्ड है वो नहीं है, ये सब हमको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। शहजाद, मैं डॉक्टर रिजवान एक मिनट आ रहा हूं, मैं विषय पे आ रहा हूं। देखिए, जो आरएसएस को देशद्रोही कहता है, मैं केवल उनसे एक सवाल तर्क के साथ और तथ्यों के साथ। प्रणब मुखर्जी उनके आरएसएस के हेडक्वार्टर गए, महात्मा गांधी 34 में उन्होंने वर्धा कैंप में उनकी तारीफ की, एग्जैक्टली। उसके अलावा आपको याद होगा, अंबेडकर जी ने आरएसएस के कैंप को पुणे में जाकर वहां पर बड़ी अच्छी बातें रखी, जेपी ने बातें रखी, प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने रखी। नेहरू जी इतना प्रसन्न हुए 1962 के उनकी कार्रवाई से कि 63 के रिपब्लिक डे में बुलाया। तो क्या ये सारे लोग देशद्रोही थे? और क्या नेहरू जी को भी, अब राहुल जी को कूड़ेदान में डाल दिया, तो नेहरू जी जैसी उनकी सोच को भी राधिका जी ने कूड़ेदान में डाला है। और दूसरी बात, मैं डॉक्टर अहमद के बयान के साथ खड़ा हूं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने केवल फैक्ट को बयान किया। ठीक है, अब राधिका, आप फिर रिजवान जी आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। राधिका एक मिनट, रिजवान जी दूंगा राधिका। अमन जी, यहाँ पे शहजाद पूरावाला ने कहा है दैट ही स्टैंड्स बाय डॉक्टर रिजवान बयान। बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। व्हाट यू हैव कॉल्ड मी ऑन द शो फॉर टू इंसल्ट मी पर्सनली? आपने बार-बार मेरे विषय में क्या बोला है? इन्होंने मेरे विषय में क्या बोला है? एक मिनट, मैं आपका स्टैंड नहीं बदल सकता, मैं शहजाद का स्टैंड नहीं बदल सकता, मैंने अपना स्टैंड क्लियर करा है, न्यूज़ 18 का स्टैंड और अपना स्टैंड मैंने क्लियर किया है। उन्होंने मेरे नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करी हैं। आपको जैसा लगता है लगने दीजिए, मैं तो डॉक्टर रिजवान के स्टैंड के साथ खड़ा हूं। उन्होंने केवल फैक्ट रखा है कि आप शायद ऑब्सेस्ड हैं। दिखा रहे हैं कि इनकी महिलाओं के प्रति क्या, किस तरीके से महिलाओं का ज्ञान आप मत दीजिए मैडम। अशोक गहलोत का बयान जाकर देख लीजिए क्या है। अशोक गहलोत का बयान देख लो, बलात्कारियों के साथ खड़े हैं।
अशोक गहलोत बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। चार चरित्र आप तो मत सिखाइए महिलाओं का सम्मान। चलिए ठीक है, अब एक मिनट अब आप बोलिए। अब मत हो जाइए इतने परेशान। अब डॉक्टर रिजवान अहमद आराम से। डॉक्टर रिजवान अमन जी, मैं ये शो छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि इस तरह की भाषा सुनने के लिए कोई आपस नहीं, मैं भी शो छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझको कितनी बातें बोली है, उन्होंने कितनी मुझे बात बोली, मैं भी शो छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे नहीं, मैं भी शो छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे क्या होता है? डॉक्टर रिजवान अहमद जी बोलिए। डॉक्टर रिजवान मीनिंग इज to completely fill your mind so that you cannot think anything else. इसका मतलब होता है obsessed. Obsessed is not between man and woman. Understand the meaning of obsessed. I speak. डॉक्टर रिजवान, लेकिन हम अपने फैमिली में किसी को नहीं कहेंगे ना कि इससे ऑब्सेस्ड हो रखा है, ये इससे ऑब्सेस्ड हो रखी है। टीवी डिबेट में नेशनल डिबेट है, उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं हम अगर किसी को बुरा लग रहा है। बात खत्म। डॉक्टर अजीज खान और शहजाद पूनावाला, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद शहजाद पूनावाला। डॉक्टर अजीज खान बोलिए सर। देखिए अमन भाई, जिस तरीके से ये वाद विवाद हो रहा है और मुझे लग रहा कि एक दूसरे के लिए पर्सनल लोग हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इतने बड़े न्यूज चैनल पे पर्सनल नहीं होना चाहिए, तर्कों के साथ बात रखनी चाहिए। और मुझे लग रहा है तर्कों की कमी है। आज बीजेपी के पास तर्क नहीं है, आज शहजाद के पास तर्क नहीं है, रिजवान भाई के पास तर्क नहीं है। वो तर्कों के साथ बात नहीं रख रहे क्योंकि जो हालात है, जो बातें पैदा हुई हैं, मुझे लग रहा है वाकई में दुखद है। आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? आप ये बात जानते हैं कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया। वो लगातार झंडे का अपमान करते रहे, लगातार झंडे के बारे में हमेशा अपशब्द कहा। तो बता दिया। सौवत की एक बात